हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में. Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स. बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके. टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट. सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs. ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है. ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच. नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स. अगेन द सेम कूपन कोड. अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स. राइट, वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स. राइट, तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं. ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच. राइट, तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन sleepy.classes@gmail.com या दिए गए नंबर. Now when we talk of the liberal school of thought, it is very important to understand कि यहाँ पे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को. राइट, वन हिस्सा इज़ योर कलोनियल थॉट, राइट, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द लिबरल थिंकिंग दैट हैड बीन डेवलपिंग. राइट, एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज़ योर लिबरल स्कॉलर्स जो कि आपके इस कलोनियल कंट्री इंडिया से खुद आ रहे हैं. ठीक है, तो इन खुद के इन दोनों इवन दो लिबरल स्कूल को ही बिलोंग करते हैं, इनमें ही कितना फ़र्क है ये भी इस प्रेजेंटेशन के अंदर सामने आएगा. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट लिबरल पर्सपेक्टिव, सबसे पहले हम वन ऑफ द मेन स्ट्रीम लिबरल स्कॉलर्स के व्यूज़ उठाएंगे. राइट, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग फॉर्डर even to the liberal school of liberal thinkers in India as well. Right, इनकी thinking क्या थी on the idea of colonialism in India. तो J.S. Mill, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़े ब्रिज बने थे बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, उनका एक वर्क है कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. राइट, जिसके अंदर वो डिस्कस करते हैं उनके व्यूज़ रिगार्डिंग colonialism. Right, now as we all know कि he was one of the early proponents of enlightenment and liberalism. Right, इनके various ideas on freedom of expression, on how to curtail political authority, on the ideas of representation, on the ideas of autonomy of women. Right, ये सब ideas बहुत ही crucial थे as far as liberal school of thought was concerned. Now, one of the lesser known facts is that J.S. Mill also worked for the East India Company for 17 long years. Right? Now, in his experience of working for this organization, उन्होंने एक अपना आइडिया डेवलप किया था कॉल्ड द स्केल ऑफ सिविलाइजेशन. बेसिकली स्केल ऑफ सिविलाइजेशन क्या था कि इस स्केल पे वो वेरियस सिविलाइजेशंस चार्ट आउट करते थे. ठीक है, और साइंटिफिक एनालिसिस से बताते थे कि कौन सी सिविलाइजेशन कितनी ज़्यादा प्रोग्रेसिव या कितनी ज़्यादा आगे है. राइट, सो एट अ वेरी बेसिक लेवल वो एक डिवीजन करते हैं बिटवीन सिविलाइज सोसाइटीज़ एंड आपकी बैकवर्ड सोसाइटीज़. ठीक है, ये बैकवर्ड सोसाइटीज़ में जो बेसिक
मेन सोसाइटीज़ की कैटेगराइजेशन अवेलेबल थी, वो थी एक आपकी सैवेज या बारबेरिक सोसाइटी, या दूसरी आपकी सोसाइटीज़ विद पैटर्नल डिस्पोटिज्म। ठीक है, इंडिया बाकी ओरिएंटल सोसाइटीज़ की जैसे पैटर्नल डिस्पोटिज्म की कैटेगरी में फॉल करती थी। मिल के हिसाब से ये जो बैकवर्ड सोसाइटीज़ थी, ये अभी भी एक बच्चे या इन्फेंसी की स्टेज में थी। ठीक है, इनके पास वो सोर्सेज नहीं थे, ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे जिससे कि अपनी सोसाइटी को दोबारा जनरेट कर सकें। ये जो सेल्फ रीजनरेशन का आइडिया है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी एक लेवल ऑफ स्टैग्नेशन पे पहुंच चुकी है और अपने आप को रिवाइव नहीं कर पा रही है। जो एक साइंटिफिक थिंकिंग है, प्रोग्रेस है, इनलाइटनमेंट का स्टेज है, वहाँ तक ये पहुंच ही नहीं पाई है, क्योंकि मे बी रिलीजन ने, सुपरस्टिशन ने, एक पैटर्नलिस्टिक ऑल इम्पोजिंग अथॉरिटी ने हर चीज को रोक दिया है। राइट, अब ये बोलते हैं कि अगर तुमको इंडिपेंडेंस या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए, ऐसी सोसाइटीज में तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। राइट, सो ये जो लग्जरी है नॉन इंटरवेंशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, ये सिर्फ जो सिविलाइज सोसाइटीज है उनके लिए है। अगर तुम पैटर्नल डिस्पोटिक एक सोसाइटी हो या सैवेज या बारबेरिक सोसाइटी हो, आप डिजर्व ही नहीं करते हो कि आप फ्री ऑटोनॉमस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चला पाए। राइट, मिल कॉलोनियल रूल इंडिया में एक जो आइडिया है, जो आप पढ़ चुके हैं बहुत ही छोटी क्लासेस से, कॉल्ड योर व्हाइट मैन्स बर्डन। ठीक है, इसके अंदर बहुत बिलीव करता था। राइट, कि ये बेसिकली जो कॉलोनियल रूल है इंडिया में, ये एक तरह के लीडिंग स्ट्रिंग्स है। जिस तरह से आप पपेट को चला पाते हो स्ट्रिंग्स की तरह, स्ट्रिंग्स से, उसी तरह कॉलोनियल रूल भी इंडिया की जो इंडिया को चलना सिखा रहा है, उसको सिविलाइज सोसाइटी के पाथ पे चलने की तरीके बता रहा है। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल के थ्रू ही आपको अच्छे लॉज का पता चल रहा है, एजुकेशन और टैक्सेशन जैसी इफेक्टिव टूल्स इस कंट्री में आ रहे हैं। अगर कॉलोनियल रूल नहीं आता तो इंडिया आज भी उस डार्क एज ऑफ पैटर्नल डिस्पोटिज्म में ही बैठा होता। यह है मिल का मानना। ठीक है, तो उनका एक कहना था कि ये जो रूल है ये बेनोवलेंट है। ठीक है, ये हम अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली इन फॉर द फेवर, फॉर द एडवांटेज ऑफ द कॉलोनियल सोसाइटी। जो हमने कॉलोनाइज की है उनका इससे ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो स्केल ऑफ सिविलाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं, और ना कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उनका। ठीक है, ये बोलते हैं कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है इसका मेन काम क्या है, इंडिया की प्रोग्रेस के अंदर हाथ बटाना। ठीक है, और इंडिया जब हम बोलते हैं वो सपोज टू बी द शाइनिंग ग्लोरी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, वो यही था कि इंडिया को वो इतनी अच्छे से डेवलप कर पाए कि ये एक मिसाल बन के रह जाए ऑफ कॉलोनियलिज्म। राइट, तो मिल को फंडामेंटली कॉलोनियलिज्म और एस्पिरेशंस जो इंडियन मासेस हैं उनकी एस्पिरेशंस के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कॉन्ट्रडिक्शन नहीं झलकती थी। उसको इनफैक्ट लगता था कि इंडियन मासेस तो ऑलरेडी झेल रहे हैं इस पैटर्नलिस्टिक डिस्पोटिक रूल को। अब जब कॉलोनियल गवर्नमेंट इनको आके सिखाएगी कि तुमने इंडिपेंडेंट कैसे जीना है, कैसे एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनना है, उसके बाद ही तुम्हारी जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के सुख देख पाएगी। राइट, अब हम आते हैं टुवर्ड्स द लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि ये जैसे कि J.S. मिल ने ये आइडिया दिया है कि कॉलोनियलिज्म एट द एंड ऑफ द डे इज एक्चुअली एडिंग the cause of India और aiding the cause of the autonomy of Indian masses, उसी तरह लिबरल स्कूल ने भी जो कॉलोनियलिस्ट स्कूल है उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला, इसी थॉट पे उन्होंने आगे बोला था। अब जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हिसाब से लिबरल इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने एक क्रिटिक दी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की। ठीक है, और जो इन्होंने ये क्रिटिक पैदा की, जो इन्होंने क्रिटिक दी, उसका जो बेसिस था वो भी लिबरल स्कूल ऑफ थॉट पे ही डिपेंडेंट था। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, दिस इज अ पार्शियल ब्रेक
इट इज़ अ पार्शियल ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल पास्ट। ठीक है, अब इनका कहना क्या था कि जो हमारा ट्रेडिशनल पास्ट है, जो हमारी पुरानी एक कुछ चलती आ रही हैं चीज़ें, उनके कारण हमारी सोसाइटी बहुत ही कर्टेल होके रह गई है और इसी के कारण कलोनियलिज्म आ भी पाया। उन्होंने क्या बोला, अभी जो फ्रीडम स्ट्रगल है ये एक तरह का एक पार्शियल ब्रेक प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि हमें अपने पास से कुछ तो संबंध तोड़ना पड़ेगा, एंड बिकॉज कलोनियल रूलर्स हैड ऑलरेडी इम्पोज्ड certain uniform laws, the idea of western education, so because of this reason हमने western modernity और liberal tradition के जो सबसे अच्छे ideas थे वो उठा लिए और इन ideas से हमने एक heterogeneous और diverse idea of India पैदा किया। ठीक है, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अमर्त्य सेन बोलते हैं वो समझना ज़रूरी है। वो बोलते हैं एक पब्लिक आर्ग्यूमेंट्स का जो ट्रेडिशन है वो टॉलरेंस के साथ चलता आ रहा है, कि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उनके तरफ टॉलरेंस होनी चाहिए। ठीक है, और इंडिया शायद ये पहली नॉन वेस्टर्न कंट्री थी जो कि एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेगी। ठीक है, अब जो ये अमर्त्य सेन की आर्ग्यूमेंट है ना, ये डिपेंडेंट ना कि सिर्फ इस पे है कि हमने वेस्टर्न मॉडर्निटी से ये टॉलरेंस का वो उठाया। अमर्त्य सेन इन फैक्ट बोलते हैं कि एंशियंट टाइम से ही इंडियन हिस्ट्री के अंदर टॉलरेंस की वैल्यू डीपली एम्बेडेड थी। सो इट्स नॉट अ थिंग दैट वी पिक्ड अप फ्रॉम वेस्टर्न मॉडर्निटी, बल्कि ये एक ट्रेडिशन था जो कि एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, और शायद हमने इसके बारे में जब वेस्टर्न लिबरलिज्म में पढ़ा हमारी इसमें बिलीफ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब पेरी एंडरसन की जो एक बुक है, पेरी एंडरसन 4 तरह के संबंध बताते हैं विच बेसिकली बिकम the cornerstone of liberal tradition in India and in the Indian Constitution। और ये जो 4 मेन ट्रोप्स हैं, जो ये 4 मेन आइडियोलॉजीज़ हैं, ये वो बोलते हैं फ्रीडम स्ट्रगल की ही देन है। और यही जो 4 चीज़ें हैं, ये जो हम आइडिया बोलते हैं नेहरूवियन कंसेंसस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, ये उसके अंदर एक क्रूशियल रोल आज तक प्ले करती आ रही है। ठीक है, अब ये 4 चीज़ें क्या है, एंटिक्विटी, कंटिन्यूटी। एंटिक्विटी कंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि हम एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। सो ऑल द गुड थिंग्स दैट वर अ पार्ट ऑफ अ पास्ट, हम उनको तो कैरी ऑन करते ही आ रहे हैं, राइट? तो वो हमारे पास्ट का भी हिस्सा है और जो हमारा आज है वो इसका भी हिस्सा है। तो हमारी जो पास्ट में सिविलाइजेशंस है उससे एक कंप्लीट क्लीन ब्रेक नहीं हुआ है, उसके कुछ रेमिनेंट्स आज तक चलते आ रहे हैं, राइट? द नेक्स्ट थिंग दैट दे डिस्कस इज डाइवर्सिटी, यूनिटी, राइट? इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। Throughout ages, we have witnessed numerous streams, numerous waves of different kinds of people, different races, different religions, different linguistic groups coming into the country, different invasions as well. But एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चली है, that a sense of India or the sense of Indianness has actually impacted them all. ठीक है, तो डाइवर्सिटी होने के साथ साथ एक सेंस ऑफ यूनिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो गई है, और शायद इस यूनिटी का यही कारण है कि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है। वी टॉलरेट आर डिफरेंसेस, वी चेरिश आर डिफरेंसेस, एंड यही बेसिस है हमारी यूनिटी का। तो हमारी यूनिटी का बेसिस होमोजेनाइटी नहीं है, बल्कि हमारी यूनिटी का बेसिस हेट्रोजेनाइटी है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई टॉक अबाउट इज मैसिविटी एंड डेमोक्रेसी। इंडिया बोथ इन इट्स जोग्राफिकल टर्म्स एज वेल एज इन इट्स टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एक बहुत ही मैसिव, बहुत ही बड़ा देश है, और इसी के साथ जुड़ गया है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि ये इतना बड़ा देश है, हर कोने को एक से होनी चाहिए इन हाउ द कंट्री इज रन, और इसके अंदर एक क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी डेमोक्रेसी। The last important point that comes into these 4 tropes is your multi-confessionality and secularity or secularism। तो आपके different religions हैं जो कि या तो बाहर से आए हैं या इंडिया में ही पैदा हुए हैं। This diversity of religions has
वाइल एक कंपटीशन रहा है रिलीजन्स के अंदर, पर एट द सेम टाइम एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बनी रही है. बिकॉज ऑफ दिस आइडिया ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस, द आइडियल ऑफ सेक्युलरिज्म हैज़ inadvertently developed in the Indian scenario, राइट. और ये सेक्युलरिज्म या सेक्युलैरिटी ही है जो कि मल्टी कन्फेशनैलिटी को इतना एक चेरिश्ड आइडियल बनाती है इन इंडिया, राइट. जब हम नेहरूवियन कंसेंसस की बात करते हैं, हम जब जस्टिस पढ़ेंगे और उसके अंदर रोल्स पढ़ेंगे, तब हम डिस्कस कर लेंगे कि रोल्स का ओवरलैपिंग कंसेंसस का क्या हिस्सा है. अभी के लिए यू कैन ओवरलुक दिस, राइट. अभी के लिए इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इट्स ओके नॉट टू डाइवर्ज a lot on it. Basically इसका ये मतलब होता है कि कई चीज़ें that everyone agrees on, ठीक है. सब एक कंसेंसस करते हैं कि ये जो 4 आइडियल्स है, ये जो 4 इन्होंने रिलेशनशिप्स बनाए गए हैं, इसके ऊपर एक ब्रॉड अग्रीमेंट है अमंग्स द पीपल, राइट. और यही ब्रॉड अग्रीमेंट के कारण इट हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ना जो लिबरल डिस्कोर्स है वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के अंदर राम मोहन रॉय, मॉडरेट सच एस एस.एन. बैनर्जी, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता, इन सब के अंदर पाया गया. एंड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट हम गांधी को भी देख सकते हैं थ्रू अ लिबरल पर्सपेक्टिव. बट गांधी का ऑब्वियसली एक बहुत ही स्पेशल केस है जो कि हम लेटर एक प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे आफ्टर वी हैव गॉन थ्रू द गांधीयन आइडियोलॉजी. Now, it is also important to understand that Jawaharlal Nehru, while falling into the category of socialists, or more precisely, the idea of Fabianism, was more of a social democrat. कई लिबरल ट्रेडिशंस ऐसे थे जिनके साथ नेहरू बहुत अग्री करता था, जैसे कि हमने ये पिछले पॉइंट में देखा, तो हमने 4 ट्रोपेज बनाए हैं, राइट. दीज आर फंडामेंटली लिबरल आइडियल्स, राइट. तो स्कॉलर्स सच एज पार्थ चैटर्जी एक पॉइंट आउट करते हैं एक एपिस्टेमोलॉजिकल डिलेमा. एपिस्टेमोलॉजिकल डिलेमा का मतलब बेसिकली ये है कि आपकी जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल थॉट है उसके अंदर एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन या फंडामेंटल एक डिबेट है जो चली आ रही है, ठीक है. यहाँ पे वो बात करते हैं ये कि एक जगह पे तो हम इंडियंस थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे अपनी एक आइडेंटिटी और अपने थॉट को कलोनियल थॉट से सेपरेटली समझाने की, सेपरेटली दिखाने की कि हम वेस्टर्न डिस्कोर्स से अलग हैं. पर एट द सेम टाइम अगर आप लिबरल थॉट को देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हाँ, तो कई ऐसे वेस्टर्न ट्रेडिशंस हैं जो हमने एक्सेप्ट कर लिए हैं, अडॉप्ट कर लिए हैं. तो क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि जिस चीज़ से हम भाग रहे थे उसी चीज़ को हमने एट द एंड ऑफ द डे इतना एक्सेप्ट कर लिया है, राइट. तो अगेन ये जो नेशनलिस्ट हैं, जब उन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की यहाँ, राइट, उन्होंने बेसिकली लिबरल थॉट कि इंडिया में ये लिबरल थॉट हमेशा से परसिस्ट करता आया है उसको अंडरलाइन करने की कोशिश की, ठीक है. तो पार्था चैटर्जी ये पॉइंट आउट करते हैं कि क्यों ज़रूरत थी टू मेक इंडियन थॉट फिट इनटू द लिबरल फ्रेमवर्क ऑफ थॉट. क्यों हम देखते हैं कि जो लिबरल थॉट है वही एक स्टैंडर्ड है जो कि अप्लाई होना चाहिए, और इंडिया को अगर एक सिविलाइज सोसाइटी दिखना है या एक सोसाइटी ऐसे दिखना है वो आर केपेबल ऑफ रूलिंग देमसेल्व्स, उनको इस लिबरल फ्रेमवर्क में फिट होना पड़ेगा, राइट. ये डिलेमा आपके पार्था चैटर्जी प्रेजेंट करते हैं. अब मेन फीचर्स क्या हैं आपके लिबरल स्कूल के. नाउ द लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये नेशनल मूवमेंट को बेसिकली देखते हैं एज अ कलेक्टिव आउटपोरिंग, ठीक है. इनको लगता है कि जो सारा मास था वो इकट्ठे यूनाइट हुआ, ठीक है, एंड दे वर अगेंस्ट दिस फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ योर कलोनियल स्टेट, राइट. सो देयर वाज दिस सर्ज ऑफ नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म अमंग्स द इंडियन नेशन, एंड द मासेस ऑफ द इंडियन नेशन यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट दिस एलियन कलोनियल रूल, राइट. जो डोमिनेंट लीडरशिप थी पर्टिकुलरली आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, इट इज सीन एज रिप्रेजेंटिंग ऑल द क्लासेस. ये नहीं मानते कि ये एक पर्टिकुलर क्लास, कास्ट या रिलीजन या किसी जेंडर को बिलोंग करते थे, बल्कि ये कलेक्टिवली एक पूरी इंडियन सोसाइटी का मिरर थे और पूरे इंडियन सोसाइटी को दर्शाते थे. द नेक्स्ट थिंग दैट दे टॉक अबाउट इज दैट द लिबरल पर्सपेक्टिव, जबकि वो एक्सेप्ट करते हैं दैट थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं
of communalism and rioting which led to the eventual partition, right? उनको लगता है ये जितना भी problems हुई थी ये सब प्रोडक्ट थी कलोनियल डिवाइसिव पॉलिसी, द कलोनियल पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि इंडिया की कल्चरल एफर्ट्स तो हमेशा ही टॉलरेंस और सेक्युलरिज्म पे बेस्ड रही है, राइट? ये जितने भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं ये इंडिया की गलती नहीं है, बल्कि ये कलोनियल जो गवर्नमेंट थी उनकी एक क्रिएशन थी। The next thing that they talk about is for liberal scholars of इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम थी या पॉलिटिकल ऑटोनॉमी थी वो सबसे बड़ा फोकस था, ठीक है? उनको लगता था कि जितनी भी अंडर डेवलपमेंट है, लोग बहुत ही डिप्राइव्ड कंडीशन में है, पुअर हैं, वो सब ये सब जो कारण है ये सब एक इम्पीरियलिस्ट रिजीम का कारण है। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने जो आपकी ड्रेन थ्योरी दी थी कि बेसिकली आपकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं कंट्री की वो ड्रेन होके आपके कलोनियल गवर्नमेंट के पास जा रही हैं, ठीक है? तो ये सब कारण आपके इम्पीरियलिस्ट रिजीम का है। और उन्होंने ये दर्शाया कि जो नेशनल मूवमेंट है जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होपफुली इस्टेब्लिश करेगी वो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस के आइडियाज़ पे बेस्ड होगी। और जो ये मॉडर्न स्टेट होगा वो इस कलोनियल स्टेट से बहुत ही अलग होगा। वो मासेस को एक मासेस को जो ट्रू फ्रीडम है, फ्रीडम इन द ट्रू सेंस है, वो प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है? तो इवन दो सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म एक एजेंडा का पार्ट थे, बट मेन फोकस अभी भी क्या था? आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम, कि कलोनियल रूल से तुम फ्रीडम ले लो, उसके बाद तुम्हारा देश तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर ही देगा, ठीक है? तो जो नेहरू हैं वो बोलते हैं कि डिस्पाइट हिज आइडियाज ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वो हमेशा ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन के हित में थे, ठीक है? उन्होंने कभी भी द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है? तो उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से आफ्टर द कंट्री बिकम्स इंडिपेंडेंट हम ये सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म ला सकते हैं जो कि मासेस के फ़ायदे के लिए होगा, ठीक है? इसी के चलते हुए इस रिफॉर्म मूवमेंट में उन्होंने पेजेंट्स और अपने वर्कर्स की मूवमेंट को भी सबअज्यूम करने की कोशिश की। वो नहीं चाहते थे कि वो बोलते थे कि अगर हमने अभी एक मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की तो एट द एंड ऑफ द डे लॉस हमारा ही होगा। आपको एक बेसिक यूनिटी चाहिए क्योंकि आपका जो सबसे पहला एनिमी है वो कलोनियल रूल है। जब कलोनियल रूल हट जाएगा तो हम लोग देशवासी मिलके बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। अब लिबरल इंटरप्रिटेशन इन फीचर से क्या निकलती है? बेसिकली जो पेरी एंडरसन है वो बोलते हैं जो लिबरल मेन स्ट्रीम इंडियन इंटेलेक्चुअल्स की है वो एक इंडियन आइडियोलॉजी को आगे चलाते हैं, ठीक है? ये एक इंडियन आइडियोलॉजी है जो कि बाकी आइडियोलॉजी से अलग है, राइट? और ये लिबरलिज्म का मेन आइडिया क्या है कि एक इंडिविजुअल को लिबर्टी के पाथ पे लेके जाना, ठीक है? अब ब्रिटिशर्स ये आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन यूज करते हैं अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए। हाउएवर द सेम ideology, the same liberal ideology was being used by Indians also to justify the freedom struggle. उन्होंने बोला कि तुम अपने लिए तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस के आइडियाज यूज करते हो, सो व्हाई शुडंट दिस अप्लाई टू अस एज वेल, राइट? राजा राम मोहन रॉय आपके लिबरल ट्रेडिशन के पहले वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर्स माने जाते हैं। ही इज़ एक्चुअली क्लेम टू बी द मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ठीक है? ये एक रिफॉर्मिस्ट थे, काफ़ी ओपन माइंडेड थे एज फार एज दैट टाइम इज़ कंसर्न्ड। एंड इन्होंने ट्राई किया कि जो ये ट्रेडिशनल सोसाइटी है इसको नए जो चीज़ें हम सीख रहे हैं उसके हिसाब से एक नए मोल्ड के अंदर ढाल सकें। अब राजा राम मोहन रॉय का एक इनहेरेंट बिलीफ था इन द आइडिया ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, ठीक है? इनका कहना था कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के अंदर एक तरह का मिश्रण, एक तरह का अमेलगमेशन पॉसिबल है व्हेन यू आर एबल टू कंबाइन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट? और यही सेम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स was also reflected in Raja Ram Mohan himself, right, and in his beliefs, right? So अगर एक साइड पे उनकी ब्रह्मो समाज ट्राई करती है हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की, साथ ही साथ में
वो ये भी बोलते हैं कि एंग्लिसाइज एजुकेशन, एजुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, द आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एक सोसाइटी को प्रोग्रेस करना है। ठीक है, सो अब जब हम बोलते हैं कि रॉय एक रिफॉर्म का हिस्सा थे एंड जनरली उन्होंने आइडिया ऑफ पेट्रियाटिज्म या नेशनलिज्म का अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ था, राइट। यहाँ पे उनके टाइम और कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सो अभी वो सीख रहे थे और उनके जो वैल्यूज़ थे वो जनरली इनकम्पैटिबल नहीं थे विद द एडमिरेशन ऑफ द कलोनियल रूल। तो बोल रहे थे कि अगर हमने आगे बढ़ना है एज अ सोसाइटी एंड फ्रीडम की तरफ जाना है तो हमें जो अच्छी चीज़ें हैं बाकी सोसाइटी से उनको भी उठाना पड़ेगा। उनका इंटरनेशनलिज्म एक और बहुत ही फंडामेंटली इम्पॉर्टेंट आइडिया है, राइट। सो बेसिकली दे बिलीव कि जो एक वर्ल्ड है उसके अंदर एक ऑन द बेसिस ऑफ लिबरलिज्म क्लोज रिलेशनशिप्स, क्लोज बॉन्ड्स होने चाहिए और ये इंटरनेशनलिज्म शायद उनको अपने एज से काफ़ी आगे पहुंचा देता है, राइट। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिप्रेजेंटेशन, सो ऑन सो फोर्थ, जो मॉडर्न आइडियल्स हैं ये सभी उनके बिलीफ का एक हिस्सा थे, राइट। द आइडिया ऑफ एन इंडियन पब्लिक और सिविल सोसाइटी पहली बार राम मोहन रॉय ने ही प्रेजेंट किया था ना। आगे चलते हुए 1870s तक आपके जो इंटेलेक्चुअल्स, जो आपके लिबरल फ्रीडम फाइटर्स थे, बेसिकली उन्होंने आपकी कलोनियल गवर्नमेंट के अंदर रूलिंग में एक हिस्सा डिमांड करना शुरू कर दिया था। सो यू हैड लिबरल स्कॉलर्स सच एज फिरोज शाह मेहता जो कि कैंपेन करते थे फॉर इंडियंस टू हैव अ बेसिक शेयर इन द गवर्नमेंट, राइट। सो प्रेशर, कॉम्प्रोमाइज प्रेशर, PCP की ये टेक्निक आजमाते थे। ठीक है, कि कुछ प्रेशर डालो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करो फिर प्रेशर डालो टू मेक सर्टन गेन्स विद द योर कलोनियल गवर्नमेंट। ठीक है, दादा भाई नारोजी वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स, राइट। ही प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन इंडियन लिबरलिज्म, राइट। और इनकी जो ड्रेन थ्योरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, राइट। INC जब 1885 में बन के पैदा हुई तो इसने भी लिबरल आइडियाज़ को बहुत ही एस्पाउज किया और मोस्टली इसके सारे मेंबर्स वेस्टर्न एजुकेटेड थे एंड इसलिए दे वर वेरी वेल वर्स्ड विद द आइडियाज़ ऑफ एनलाइटनमेंट, राइट। 20th सेंचुरी के अंदर जब आपका बंगाल का डिवीजन हुआ और स्वदेशी और लिबरल आइडियलिज्म के अंदर एक सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुए, राइट। सभी ये भी टाइम था जबकि आपके मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के अंदर भी एक दरार आके पैदा हो गई, राइट। ये जो एक आइडिया है, राइट, इसको एक बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया था टैगोर ने अपनी नॉवल द होम एंड द वर्ल्ड में। ठीक है, जो कि एक कंट्री का डिलेमा दर्शाते हैं कि क्या हम एक वेस्टर्न लिबरल आइडिया को अपनाएं या सिर्फ अपने ट्रेडिशनैलिटी पे ही डिपेंड करें, राइट। INC के अंदर हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे एंड इनके जो रेडिकल लीडर्स भी थे वो हमेशा सेंटरिज्म में ही डिपेंड करते थे, राइट। सो CR दास, मोतीलाल नेहरू, तेज सापरू, ये कुछ लिबरल लीडर्स थे और ये जो स्वराज पार्टी थी विच वॉज एक्चुअली सेंटर टू राइट के बीच में, राइट, इन्होंने भी स्टेट की इंस्टीट्यूशंस बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और आपकी जो 1929 की नेहरू रिपोर्ट थी विच एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशंस द आइडियाज़ ऑफ राइट्स एज वेल, ठीक है, उन्होंने बताया कि हम इस लिबरल आइडियोलॉजी को अपनी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनके आइडियाज़ ऑफ सोशल डेमोक्रेसी और फेबियनिज्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नेहरू की जब बात होती है, ठीक है, जो थ्रू हिज वर्क दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुनील खिलनानी जिन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया लिखी है वो बताते हैं कि जो ये वर्क है वो एक बहुत ही वेल रिसर्च्ड वर्क है, ठीक है, और ये ग्लोरीफाई नहीं करता ट्रेडिशन को बल्कि एक एवर एडजस्टिंग, एवर इवॉल्विंग पिक्चर ऑफ इंडिया प्रेजेंट करता है। सिमिलरली इसाया बर्लिन जो कि एक लिबरल, इनफैक्ट नेगेटिव लिबरल थिंकर है, जब वो टैगोर के बारे में बात करते हैं वो बोलते हैं कि लाइक मेनी अदर स्कॉलर्स टैगोर को पता था कि उन्होंने एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है, ठीक है, तो मॉडर्निटी और ट्रेडिशनलिज्म के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करके रखते थे और इसी तरह का बैलेंस और सेंट्रिसिज्म नेहरू ने भी दिखाया था, राइट।
तो जब आप फ्रीडम स्ट्रगल के रोल को एम्फेसाइज करते हो इन क्रिएटिंग अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म टू क्रिएट एन आइडिया ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप जो कलोनियल रूल एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों को उसको दर्शाएं, क्योंकि आप जब इस एक्सप्लॉइटेशन को सबसे आगे दिखा देंगे तो ऑटोमेटिकली पीपल विल कलेक्ट टुगेदर एंड यूनिफाई इन द फेस ऑफ दैट कॉमन एनिमी, राइट। सो वाइल आपने वेस्टर्न कुछ आइडियाज अपनाए, साथ ही साथ में आपने उनको अडेप्ट कर दिया इंडियन ट्रेडिशन और एक्सपीरियंस के लिए, ताकि नेशनलिस्ट स्ट्रगल यहाँ पे इवॉल्व हो पाए, राइट। ये है आपका लिबरल